आज का जो हमारा विषय रहेगा वो नवमास कुंडली रहेगा। ठीक है जी। जी जी। नवमास कुंडली आप कैसे देख सकते हैं और नवमास कुंडली से हम क्या क्या देख सकते हैं। 16 कुंडलियां होती हैं, 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। पराशर ऋषि जी ने 16 कुंडलियों को एक हर एक जीवन के हर एक हिस्से को सूक्ष्मता से पढ़ने के लिए उन्होंने कुंडलियों के 16 प्रकार बनाए। जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली हमारे नवम भाव कुंडली के नवम भाव का आगे सूक्ष्म रूप से विश्लेषण है। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, तो नवम भाव का आगे सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया है नवमास कुंडली में। और नवमास कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह में देरी है, विलंब से विवाह होगा, शीघ्र विवाह होगा, पति और पत्नी का संबंध कैसा रहेगा, जो जीवन साथी है उनका घर कैसा होगा, उच्च घराने से होंगे, मिडिल से होंगे, कैसे से होंगे, वो उसके अंदर बताया जाता है। तो इससे पहले एक बार हम जो 16 कुंडलियां हैं उनको लिख लेंगे, कौन सी कुंडली से क्या हम देखते हैं। तो लगन कुंडली है, वो व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताती है। उसके बाद होरा कुंडली बोलते हैं, सेकंड में होरा कुंडली। होरा यानी कि D2। होरा यानी कि D2। डी यानी कि डिविजनल। ठीक है जी, डिविजनल चार्ट। वर्ग कुंडली बोलते हैं इनको, वर्ग कुंडली। इंग्लिश में बोलते हैं डिविजनल चार्ट। D2 होरा कुंडली से देखा जाता है धन, और जो हमारे पास कितना धन होगा, कितनी संपदा होगी। धन, संपदा, परिवार और भाषा। व्यक्ति को कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा, कौन कौन सी भाषा है वो अपने जीवन में सीख सकते हैं, वो हम D2 से यानी कि होरा कुंडली से देखते हैं। उसके बाद है D3 द्रेस कांड। D3 द्रेस कांड कुंडली, द्रेस कांड कुंडली। छोटे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे, कितने होंगे, उनका हमारे जीवन में कोई सहयोग होगा, उनसे हमें कोई लाभ मिलेगा, तो वो D3 यानी कि द्रेस कांड कुंडली से देखा जाता है। भाई बहन व्यक्ति की अक्षमता, ताकत, पराक्रम, जातक कितना पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, वो D3 से द्रेस कण से देखा जाता है। D4 D4 चतुर्थांश कुंडली। चतुर्थांश कुंडली इसे संपत्ति के बारे में, जो हमारी चल या अचल संपत्ति है, चल या अचल संपत्ति। चल कौन सी होती है, जो पैसा है, बॉन्ड है, वो हमारी चल संपत्ति होती है। मकान है, प्रॉपर्टी है, वो अचल संपत्ति होती है जो चल नहीं सकती।
जिसको हम साथ में ले जा सकते हैं, जैसे नगद पैसा है, वो हमारी चल संपत्ति होती है। तो वो हम D4 से देखेंगे कि व्यक्ति के पास जो वाहन सुख है, जो संपत्ति का सुख है, वो कितना मिलेगा, कितनी उनके पास संपत्ति होगी। उसके बाद सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश यानी कि D7। सप्तमांश यानी कि D7। ये संतान के बारे में देखी जाती है, संतान के विषय में देखी जाती है। संतान कैसी होगी? संतान कैसी होगी? प्रथम संतान क्या होगी? सेकंड संतान क्या होगी? मेल या फीमेल? तो उसके बारे में जानकारी सप्तमांश से होती है। या संतान से सुख होगा, या संतान के साथ संबंध हमारे कैसे रहेंगे, पिता के या माता के संबंध संतान के साथ कैसे रहेंगे, वो सप्तमांश कुंडली से देखा जाता है। उसके बाद है D9 यानी कि नवमास कुंडली। ये जीवन साथी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी कैसा होगा, और ग्रहों की पावर देखने के लिए कौन सा ग्रह मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है। उसके बाद है D10 दशमांश कुंडली। दशमांश हमारे कर्म को दर्शाती है, व्यक्ति की सफलता, प्रमोशन, पद प्राप्ति, पद प्राप्ति, व्यवसायिक स्तर यानी कि वो अपने बिजनेस में, व्यापार में कहाँ तक पहुंच सकता है, कितनी सफलता हासिल कर सकता है। उसके बाद है D12 द्वादशांश कुंडली। D12 द्वादशांश कुंडली। ये जातक के माता पिता के बारे में, माता पिता के साथ संबंध कैसे होंगे जातक के, जातक यानी कि जिसकी कुंडली है, माता पिता के साथ कैसे संबंध होंगे, हमारे पूर्वज कौन है, पूर्व जन्म संबंधित, हम जो हमारा वंश है वो कहाँ से चला, वंशावली को देखने के लिए D12। उसके बाद है D16 षोडशांश कुंडली। D16 यानी कि 16 है षोडशांश कुंडली। षोडशांश कुंडली, इससे आप चल संपत्ति, सामान्य संपत्ति या वाहन सुख, चल संपत्ति, अचल संपत्ति या वाहन सुख, उसके बाद है
D20, D20 विमसांस कुंडली, D20 विमसांस कुंडली। ये आध्यात्मिक आराधना पूजा पद्धति, आप का आध्यात्मिक स्तर कितना होगा कि व्यक्ति। और सर ये इसका जी, डी का फिर से स्टार्ट से बताना, ये 20 D वाले का सर। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक लेवल कहाँ तक जाएगा, क्योंकि व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कोई संत बनता है, तो उनकी पूजा पद्धति की अलग अलग अपनी वो विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति अध्यात्म के अंदर कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा आध्यात्मिक ये स्तर प्राप्त कर सकता है। पूजा पद्धति, पूजा पाठ और जो आराधना आप करते हैं उसका फल, जो आराधना आप करते हैं उसका फल आपको कितना मिलेगा, क्योंकि जो पूजा पाठ तो बहुत सारे करते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ तक पहुंच सकता है। तो विमसामसा कुंडली बताएगी आपको, D20 कुंडली बताएगी। उसके बाद है D24, D24 ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, कितना ज्ञान आप प्राप्त कर पाओगे। इसका नाम नहीं D20 तो चतुर्विशांश, चतुर्विशांश, चतुर्विशांश। आप कितना ज्ञान हासिल कर पाओगे, या यूं कहिए कि शिक्षा में सफलता, शिक्षा में सफलता, जो हमारा पंचम भाव शिक्षा का है, तो हमारी शिक्षा कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक हम सफल हो पाएंगे, तो उसका सूक्ष्म विश्लेषण कौन करता है, D24। D27, D27 सप्त विमसांसा, सप्त विमसांसा, सप्त विमसांसा। ये व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता, कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना मजबूत हो सकता है, कितना कमजोर हो सकता है। व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता और उसकी कमजोरी बताता है D27। हम इनके बारे में आगे खुल के बात करेंगे, एक एक वर्ग कुंडली के बारे में। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं इनके बारे में क्या क्या इनसे देखा जाता है। आगे है D30 त्रिशांश कुंडली, D30 त्रिशांश कुंडली। ये दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, अरिष्ट, अरिष्ट में कोई भी बुरी जो घटना घटती है, एक्सीडेंट वगैरह हैं, जो बुरी घटनाएं घटती हैं, वो D30 बताता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितनी दुर्घटनाएं हैं, इसका दुर्भाग्य के बारे में, तो वो D30 बताता है। उसके बाद है D24
हिंदी में बोलते हैं खावेदास, खावेदास। इसे सामान्य रूप से शुभ प्रभाव देखे जाते हैं, सामान्य रूप से शुभ प्रभाव देखे जाते हैं। D45, D45 अक्षय वेदांश, अक्षय वेदांश, अक्षय वेदांश। ये जो वर्ग कुंडली है, जो ये डिविजन चार्ट है, ये जातक के चरित्र और आचरण के बारे में बताता है कि चरित्र कैसा होगा, व्यक्ति का चरित्र, उसका आचरण, उसका चाल चलन कैसा होगा। तो हमें ये D45 जो वर्ग चार्ट है, जो वर्ग कुंडली है, वो बताती है कि एक व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, चाल चलन कैसा होगा। फिर है लास्ट में D60, D60 षष्टयांश, षष्टयांश। यानी कि एक 30 डिग्री की एक राशि होती है, उस 30 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, 30 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप में चले गए। जैसे कोई भी कर्ण है, वो कर्ण कुछ चीजें ऐसी में दिखाई नहीं देती, दही के अंदर जो जीव होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक माइक जो होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, उससे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। उसी प्रकार जो D60 है, वो एक राशि के 60 पार्ट है, यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप से देखने के लिए D60 है। इसमें आप समस्त कुंडली के शुभ और अशुभ प्रभाव को देख सकते हैं, शुभ और अशुभ प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है। अब हम जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली के अंदर भी 12 भाव होते हैं। अब उन 12 भावों में कौन से भाव से क्या देखा जाता है। नवमास कुंडली के 12 भाव होते हैं। हर एक डिविजनल चार्ट है, जो वर्ग कुंडली है, जो मैंने 16 कुंडली आपको लिखाई, सभी के भाव वही होंगे, 12 भाव होंगे। अब उन 12 भावों से कौन से भाव से क्या देखा जाता है, वो अलग बात है। इसकी आपको मिल जाएगी लिखी हुई PDF, ठीक है। ये इसको आप ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है, कौन से भाव से क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं। नवमास कुंडली के प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, क्योंकि नवमास कुंडली हम विवाह के विषय में बात कर रहे हैं, अभी विवाह के विषय में बात कर रहे हैं। यदि नवमास कुंडली का लगन और लग्नेश बलि होगा, नवमास कुंडली का लगन और लग्नेश बलि होता है, तो विवाह देता है, यानी कि विवाह होता है। लगन कुंडली, नवमास कुंडली का यदि लगन या लग्नेश बलि होता है, यानी कि
पहले भाव का स्वामी या पहला भाव बलि होता है तो विवाह देता विवाह होता है। सेकंड भाव, सेकंड हाउस है, विवाह में धन, समृद्धि, वाणी, यह जीवन साथी की आयु को भी दर्शाता है। जीवन साथी की आयु को दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव पर, सेकंड हाउस पर बुरे प्रभाव होंगे तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। आपने लगन कुंडली देखी, फिर हमने वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए नवमास कुंडली देखेंगे। यदि नवमास कुंडली का सेकंड हाउस पीड़ित हुआ बुरे ग्रहों से, वह बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं? राहु, शनि, केतु और मंगल, या उनकी दृष्टियां हैं, तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में तनाव होगा। थर्ड हाउस विवाह को बनाए रखने के लिए, कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी में से कोई, मतलब कि एक व्यक्ति चाहता है भाई हमारा ये रिश्ता चलता रहे, प्रयास करता है, प्रयास करने की कोशिश करता है, तो वो थर्ड हाउस है। विवाह की अखंडता को बनाए रखने के लिए, विवाह को आगे चलाए रखने के लिए जो दर्शाता है वो थर्ड हाउस है। पति और पत्नी में से वो कौन है जो चाहता है कि विवाह चलता रहे, तो वो बताएगा हमें कुंड नवमास कुंडली का थर्ड हाउस। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति कोशिश करता है कि विवाह चलता रहे। अगर पुरुष की कुंडली में नवमास कुंडली के थर्ड हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो चाहेगा कि रिश्ता चलता रहे। अगर स्त्री कुंडली में नवमास कुंडली के थर्ड हाउस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो वो नहीं चाहेगी कि रिश्ता चलता रहे। यानी कि हमने पति या पत्नी के दोनों के नवमास कुंडली के थर्ड हाउस को चेक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कौन चाहता है कि रिश्ता बना रहे। फिर हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस वैवाहिक जीवन की खुशियां होती हैं, सुख होता है। अगर यहाँ पर राहु, केतु, शनि या मंगल बैठ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, यानी कि वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। अब मैं नवमास कुंडली की बात कर रहा हूं, बस यहाँ पर हमने नवमास कुंडली में देखना है। पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि का होता है, वैवाहिक बुद्धिमता, यानी कि अपने विवाह को सही तरीके से चलाए रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। यदि कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, कुंडली का कौन सी का? नवमास कुंडली का। यदि नवमास कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव प्रेम का भी होता है, पंचम भाव प्रेम का भी होता है। यदि नवमास कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है तो पति पत्नी का जो आपसी प्रेम है उसके अंदर सामंजस्य नहीं बैठता, विचारों में मतभेद हो जाता है और विवाह को समाप्त करने की एक चिंगारी सी उठ जाती है, मतलब कि शुरुआत हो जाती है। ये आगे चेक करेंगे कुंडलियों पर। कुंडली का जब पंचम भाव, कौन सी कुंडली का? नवमास कुंडली। अब मैं जो बात करूंगा नवमास कुंडली की बात करूंगा, ठीक है? लगन मैं कुंडली बोलता हूँ तो उसमें नवमास कुंडली बात कर रहे हैं। यदि नवमास कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, यानी कि पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो डैमेज हो जाता है वहां पे,
तनाव बढ़ जाता है और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि उसमें आपसी संबंध नहीं रहता और वो आगे नहीं बढ़ पाते। नवांश कुंडली के छठे भाव की बात करते हैं। यदि छठा भाव बली है, मजबूत है, बली और मजबूत कैसे होगा? या तो षष्ठेश छठे घर का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, या छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अपनी राशि में उच्च राशि में हो, छठा भाव मजबूत हो जाता है। तो फिर उससे क्या होगा कि छठा भाव के मजबूत होने से विवाह में संघर्ष हो जाता है। संघर्ष यानी कि झगड़े हो जाते हैं। और सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव हमें जीवन साथी के बारे में बताता है कि सप्तम भाव और सप्तमेश, सेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस लॉर्ड हमें जीवन साथी के बारे में बताता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है, अचानक दुर्घटनाओं का होता है। विवाह में जीवन साथी के अतिरिक्त, विवाह में जीवन साथी के अतिरिक्त किसी और से संबंध, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाह होने के बाद भी किसी और से संबंध, वो अष्टम भाव बताता है। नवम भाव ये आध्यात्मिक पहलू है। अगर यहां पर अशुभ प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में जो विश्वास होता है एक दूसरे पर, जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि नवम भाव हमारे धार्मिक का है, हमारे विचारों का है, हमारे अनुशासन का, हमारे संस्कारों का है। अगर डैमेज हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो आपस का जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। नवांश कुंडली के 10th हाउस की बात करते हैं। ये व्यक्ति के विवाह के प्रति कर्तव्य, क्योंकि हमारे जो कर्तव्य होते हैं, कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, उसके अपने कर्तव्य होते हैं कि वहां पर उसने क्या काम करना है। ऐसे ही विवाह के अपने कर्तव्य होते हैं कि हमने विवाह जब किया तो उसके हमारे क्या क्या कर्तव्य, क्या हमने निभाना पड़ेगा, उसके प्रति हमारे क्या क्या हमारी जिम्मेवारियां हैं। एकादश भाव वैवाहिक जीवन में वासना का है, क्योंकि जो एकादश भाव है वो हमारी इच्छाओं का है, हमारी महत्वाकांक्षा का है। तो वैवाहिक जीवन में जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका होता है। अशुभ संबंध हो, अगर अशुभ संबंध है तो एक ऐसा जीवन साथी हमें मिलता है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि गरीब परिवार से हैं, तो उनकी इच्छाएं बहुत हैं। से कोई पत्नी हमारे आ जाती है, उसकी इच्छाएं बहुत होती है, भाई मुझे वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा पति है, पत्नी है, क्योंकि हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, वो पत्नी के पे लागू होता है, पति पर लागू होता है। वो कुंडली पे डिपेंड करे, कुंडली कम किसकी देख रहे हैं। तो यदि 11वां भाव पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति को जो अपना साथी मिलेगा वो महत्वाकांक्षी मिलेगा, उसकी इच्छाएं बहुत होंगी। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनके लिए महत्वाकांक्षी यदि पार्टनर मिल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कुंडली में यदि
अब बात कर रहा हूँ लगन कुंडली की, ठीक है। कुंडली में यदि 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी यदि महत्वाकांक्षी हो, बहुत इच्छाओं वाला हो, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। यदि 12वें घर का स्वामी, यदि 12वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाए, भजन सुने रमेश जी के, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छे भजन में। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। आगे आगे भी आगे। यानी कि 12वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी यदि सेकंड 7th हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यदि उसका जीवन साथी धार्मिक हो तो अच्छा रहेगा, वो उनका जीवन अच्छा चलता रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहेगा। यानी कि सभी नियम सभी पर लागू नहीं होते, तो कुंडली पे डिपेंड होता है कि कुंडली किसकी कैसी है, तो पता कर सकते हैं कि इसकी कुंडली में कौन से योग इसके लिए बने हुए हैं। तो हर योग सबके लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, तो सबकी कुंडली के अलग अलग योग हैं। जो एकादश हाउस है, जो एकादश भाव है, वो जीवन, वैवाहिक जीवन में हमारी इच्छाओं को दर्शाता है कि हमारा जीवन साथी ऐसा होगा। यदि द्वादश भाव, द्वादश भाव यानी कि नवमास कुंडली, जो 12वां हाउस होता है वो होता है अलग करने का, दूर करने का, मुक्ति का होता है। 12वां घर मुक्ति का होता है, दूर करने का होता है। और हमारा जो सैया सुख है, जो बेड का जो सुख है, वो हमारा 12th हाउस होता है। यानी कि एक वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच का जो सुख है, सैया सुख, वो हमारा 12वां घर दर्शाता है। अगर वो पीड़ित है तो उससे क्या होता है कि ऐसे पति पत्नी कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमने के लिए मार्केट में, कहीं किसी के पास रिलेटिव के पास जाएंगे, तो वहां आपको लगेगा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े खुश आपको नजर आएंगे, लेकिन उनका जो सुख है, जो वैवाहिक सुख है, और वो देखना है। यदि उनका 12वां घर पीड़ित है तो अंदर से वो दुखी होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए सुखी नजर आते हैं। तो इसमें हम आगे कुछ योग होते हैं, शीघ्र विवाह योग, ठीक है जी, विवाह के आश्वासन की, जल्दी विवाह कैसे होता है, कैसे हम देख सकते हैं। विवाह के अंदर विलंब होता है, देरी होती है, वो हम नवमास कुंडली से चेक करेंगे। शीघ्र विवाह, विवाह में विलंब, या फिर हमारा जीवन साथी हमें कैसे मिलेगा, हमारा जीवन साथी हमें कैसा मिलेगा, उच्च घराने से होगा, कैसे घराने से होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, वो सब हम उससे नवमास कुंडली से देखते हैं। अनेक विवाह, इसको बोलते हैं बहु विवाह, उसके कुछ नियम हैं, आपको लिखा देता हूं मैं, या आप लिख लेंगे। पहला नियम लिखेंगे, नवमास कुंडली का नवमास कुंडली है जो, टाइटल बना लेंगे ऊपर बहु विवाह यानी कि अनेक विवाह, ठीक है।
नवमास कुंडली का लग्नेश उच्च हो, उच्च राशि में बैठा हो, उच्च वक्री या स्वगृही यानी कि अपनी राशि में बैठा हो। स्वगृही क्या होता है? अपनी राशि। जैसे मंगल है, मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल अपनी राशि में बैठा है तो मेष में हो या वृश्चिक में हो, उसको बोलते हैं स्वगृही। नवमास कुंडली का लग्नेश या तो उच्च का हो, वक्री हो या स्व राशि में हो, होकर केंद्र केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण कौन से होते हैं? पंचम और नवम हाउस को त्रिकोण बोलते हैं। केंद्र और त्रिकोण या एकादश भाव, एकादश यानी कि 11th हाउस। कुंडली के नवमास कुंडली की बात करें, ठीक है ना? तो ये नवमास कुंडली में त्रिकोण केंद्र या एकादश भाव में बैठा हो तो वो अनेक विवाह देता है। या फिर सेकंड लिखो, जो सप्तम भाव है नवमास कुंडली का, जो 7th हाउस है, नवमास कुंडली का 7th हाउस पर अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। नवमास कुंडली के सप्तम हाउस पर अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। अशुभ कौन से होते हैं? वहां पर अशुभ ग्रह ना हो। अशुभ ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु और केतु। अगर वहां पर ये होते हैं और गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, फिर प्रभाव कम हो जाता है, नहीं तो ये अनेक विवाह देते हैं। जैसे 7th हाउस में राहु, शनि या केतु, मंगल, कोई एक या दो ग्रह बैठा हो तो कहते हैं भाई बहुविवाह देता है। अगर गुरु की दृष्टि हो जाए तो फिर प्रभाव कम हो जाता है। सर शनि भी हो जब भी? शनि हो तब भी। ओके। तीसरा लिखेंगे, नवमास कुंडली में नवमास कुंडली में यदि धन योग हो, नवमास कुंडली में यदि धन योग हो तो वो अनेक विवाह को दर्शाता है। धन योग के बारे में बताया था पहले, आपको याद हो? धन योग के बारे में आपको याद है किसी को? धन योग, धन योग क्या होता है? कुंडली के, आप लिख लेंगे धन योग। धन योग कुंडली में कैसे बनता है? सेकंड हाउस यानी कि दूसरा, पांचवा, दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां घर, 2, 5,
9 और 11 है। इन घरों में से किन्हीं दो घरों का संबंध 2, 5, 9 और 11 है। 4 घर हो गए। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, 4 घर हो गए। इन 4 घरों में से किसी दो का आपसी संबंध बन जाए। जैसे यो भी नवमास में देखना है जी, उस तरह लगन कुंडली में देखना जी, धन्यवाद। लगन कुंडली में तो धन योग के लिए देखते हैं, और लगन हाँ जी। कुंडली में धन के लिए देखते हैं, और नवमास हाँ कुंडली जी। में अनेक विवाह के लिए। ठीक। अगर आपने देखना है किसी की कुंडली में धन योग है कि नहीं, तो आप इसे देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं अब बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, कुंडली के 2nd, 5th, 9th और 11th, कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां घर, इनको हम धन योग के लिए देखेंगे। इन 4 घरों में से किसी दो घर का संबंध आपस में बन जाए तो वो कुंडली में धन योग हो जाता है। अब संबंध कैसे बन सकता है? या तो किन्हीं दो घरों के स्वामी एक साथ बैठे हों, जैसे सूर्य और शुक्र, ये 2 घरों के स्वामी एक साथ बैठ गए, ये क्या हो गया? ये धन योग हो गया। ठीक है जी। 2 घरों के स्वामी एक साथ बैठे हों तो 2 घरों का संबंध हो गया, धन योग ऐसे हो सकता है। या फिर मतलब कहीं भी बैठे हो जी फिर ये। कहीं पर भी तो मैंने वैसे इसमें करा दिया, कहीं पर बैठ सकते हैं। ठीक। 12 घरों में किसी घर में, या फिर आमने सामने बैठे हों तब भी संबंध होता है। या 2 घरों के स्वामी आमने सामने बैठे हो। मैंने आपको लिखवाया था ना पहले, कंजंक्शन युति। युति कैसे होती है घरों की? या तो 2 ग्रह एक साथ बैठे हों, या आमने सामने बैठे हों, या एक दूसरे की राशि में बैठे हों। तो इस कंडीशन में क्या है कि दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी आमने सामने है, तो जब भी क्या हो गया, ये धन योग हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे योग बन सकता है, सेकंड हाउस का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए। कुछ संबंध होगा ना इसका आपस में। तो ज्यादातर काम कौन सा करता है कि जब 2 घरों के स्वामी आपस में एक साथ बैठ जाए, आमने सामने बैठ जाए, या दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं। वो कैसे बैठे हैं एक दूसरी राशि में? सूर्य यहां बैठ जाते हैं, और यहां पर शुक्र बैठ जाए। सूर्य शुक्र की राशि में है, शुक्र सूर्य की राशि में है। इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। क्या बोलते हैं? राशि परिवर्तन योग।
ये भी एक राजयोग में से योग होता है। इंदिरा गांधी की कुंडली में ऐसे कई योग थे, राशि परिवर्तन योग, ये तो योग थे, तो भी योग माना जाता है। क्योंकि जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठेंगे तो आपस में नुकसान नहीं करेंगे, आपस में अच्छा ही करेंगे। दो व्यक्ति, एक व्यक्ति किस दूसरे घर में बैठ गया, दूसरा व्यक्ति दूसरे घर में बैठ गया, वो कहते हैं भाई अगर आप मेरे घर को सही रखोगे तो मैं आपके घर को सही रखूंगा, आप मेरे घर के अंदर तोड़ फोड़ करोगे तो मैं भी आपके घर में तोड़ फोड़ करूंगा। तो फिर समझौता होता है कि ना आप बुरा करोगे ना मैं बुरा करूंगा, ठीक है ना। तो इसको भी एक राजयोग के अंदर गिना जाता है। तो इस प्रकार दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां घर का संबंध बने किसी प्रकार, वो धन योग कहलाता है। और इसी प्रकार ये योग नवमास कुंडली में बन जाए, नवमास कुंडली में बन जाए तो तब भी क्या होगा, वो बहुविवाह देता है, मल्टीपल मैरिज देता है। एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तो 5-6 होंगी, दो हो सकती हैं, 3 हो सकती है, ठीक है। और जरूरी नहीं, और जरूरी नहीं कि शादी ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शादी ही हो, शादी के बगैर अलग से रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो मैंने आपको लिखवाया ये बहुविवाह के योग, ये जरूरी नहीं कि शादियां ही हो, शादियों से अलग ये क्या हो, रिलेशन हो सकते हैं। अगला लिखेंगे, अगला सूत्र लिखेंगे, और उपच्य भाव कौन से होते हैं, किसी को याद हो तो बताएं, उपच्य भाव कौन से होते हैं कुंडली के। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, कुंडली में उपच्य भाव बोलते हैं इनको। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, थर्ड, सिक्स्थ, 10th एंड 11th हाउस, इनको उपच्य भाव बोला जाता है। ये ग्रोथ का भाव होते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी, जिस भी घर का स्वामी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठेगा, और वो ग्रह किस घर का स्वामी है, उस घर से संबंधित चीजें बढ़ती रहेंगी। जैसे मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में से किसी एक में बैठ जाए, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाए उसका धन बढ़ता जाएगा। पांचवें घर का स्वामी यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठ जाए, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसकी शिक्षा बढ़ती जाएगी, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। इसका एक कल को लेंगे, कल को उपच्य भाव के बारे में डिटेल में बताएंगे, उपच्य भाव का यूज कैसे होता है, क्या इसका डिटेल में इसके बारे में कल बात करेंगे। आप बस ये ध्यान रखें कि कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपच्य भाव कहा जाता है। नवमास कुंडली में यदि, नवमास कुंडली में यदि द्वितीय, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, द्वितीय, सप्तमेश, 7th हाउस लॉर्ड, और द्वादशेश, 12th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस का स्वामी, 7th हाउस का स्वामी, या 12वें घर का स्वामी, ये तीनों, दूसरे का, 7वें का और 12वें घर का स्वामी, तीनों के स्वामी उपच्य भाव में बैठ जाए। उपच्य भाव कौन से, तीसरा, छठा, 10वां और
11। तो व्यक्ति के जीवन में बहुविवाह या रिलेशन वो देते हैं। ये 4 सूत्र हैं कि कुंडली में हम कैसे देख सकते हैं कि बहुविवाह यानी कि अनेक विवाह या 2 विवाह 3 विवाह हो सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सीख लीजिए इसके अंदर। आगे निष्ठावान प्रवाह करने वाला जीवन साथी मिलेगा क्या, या धोखा देने वाला मिलेगा, या हमारा जीवन साथी है उसका स्तर क्या होगा, अच्छे घराने से होगा कैसे होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कोई कलह क्लेश रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके एक बारे में शुक्र मंगल की ज्योति भी बताओ जिसमें क्या होता है? शुक्र मंगल का भी इसमें आएगा आगे। इसी में और इसी में कुंडली मिलान कैसे करते हैं उसके सूत्र भी हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे 25 के 25 गुण मिल जाते हैं, हाँ जी। फिर भी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लड़की की कुंडली में जो वैवाहिक सुख का कारण होता है मंगल होता है, पुरुष की कुंडली में वैवाहिक सुख का कारण शुक्र होता है। यदि लड़की और लड़के की कुंडली में शुक्र और मंगल कहीं एक साथ बैठ जाए, आमने सामने बैठ जाए, तो वैवाहिक सुख अच्छा चलता है। पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। शुक्र क्या है, शुक्र हमारा वैवाहिक सुख का एक कारक होता है कि मतलब कि मौज मस्ती कारक है, जो हमारी भोग है इच्छाएं हैं उनका कारक है। मंगल क्या, मंगल एनर्जी है, मंगल बॉडी का कारक है, देह का कारक है। शुक्र और मंगल एक साथ कुंडली में कहीं बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी ज्यादा कहाँ यूज होगी, शुक्र के कार्य में ज्यादा यूज होती है। हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके किस दिशा में उन्हें उसको यूज करना है। चंद्र और मंगल कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हो, आमने सामने हो, उसको लक्ष्मी योग कहा जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति नहाते वक्त ज्यादा पानी का यूज करता है। ये तो मेरे में है जी। ज्यादा पानी यूज करते हो, हाँ। क्यों करते हो भाई, आगे जरूरत है पानी की। योग्य ही ठीक है सब ना। बना दिए जी। हाँ, तो ये कुछ मतलब कि ग्रहों के जो कारक तो हैं, ग्रहों के जो विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट हैं, अगर हमें वो समझ में आ जाए तो हम उनकी युति को, उनके कंजक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। मंगल और बुध कुंडली में कहीं पर भी हो, मंगल और बुध, बुध शिक्षा है, मंगल खेल है, बुध भी खेल है लेकिन मंगल एनर्जी ही खेल है। ऐसा बच्चा जितना खेलेगा उतना ही पढ़ेगा। आप देखना, जिस बच्चे की कुंडली में मंगल और बुध आमने सामने हो, एक साथ बैठे हो, वो जितना खेलता है उतना ही पढ़ता है। यानी कि वो ज्यादा खेलेगा लेकिन
उतना अच्छा पढ़ेगा। अगर आप उसको कहोगे कि खेलना बंद करो, बैठ के पढ़ो, ज्यादा खेलते हो पढ़ाई कम करते हो, अब खेलना कम पढ़ाई ज्यादा करो, वो पढ़ नहीं पाएगा, वो स्टडी नहीं कर पाएगा। बुध मंगल एक साथ बैठे हो कुंडली में, और वो कोई नौजवान व्यक्ति है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो एक एक्सरसाइज कर सकता है। वो सीढ़ियों पर एक्सरसाइज करें, ऊपर नीचे आए जाए 4-5 बार। मतलब कि प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, कोई जिम करता है, कोई दौड़ लगाता है, कोई अलग अलग है सभी के। लेकिन जिसका बुध और मंगल एक साथ, वो सीढ़ियों पर प्रैक्टिस करें, वर्जिश करें, तो बुध और मंगल दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कल फिर हम ठीक है। बात करेंगे आगे नवमास कुंडली के बारे में, और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि नवमास कुंडली का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हमें इतना तो पता हो कि मोटा मोटा में पता हो सभी को। किसी भी कुंडली को देखने के लिए 3 कुंडली आप अवश्य देखें, चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली और लगन कुंडली। अगर लगन कुंडली में अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है कुंडली दिखाने के लिए, जॉब के लिए आया है, और लगन कुंडली में आपने देखा कि इसकी कुंडली में सरकारी जॉब के योग हैं, तो जो दशाएं हैं वो बता रहे हैं कि इसका काम हो जाएगा। फिर आपने उसको चेक करना है चंद्र कुंडली में, क्या वहां पर भी लग रहा है कि हो जाएगा। फिर नवमास कुंडली में, अगर तीनों कुंडलियां कह रहे हैं कि इस समय काम हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे देखते हैं उसको, कैसे उसको मिलाते हैं, कैसे उनका मिलान करते हैं। कोई भी घटना जब घटती है, लगन कुंडली, चंद्रमा कुंडली और नवमास कुंडली, लगन व्यक्ति का शरीर है, लगन कुंडली व्यक्ति का शरीर है जहां से वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और चंद्र कुंडली उसका मन है। यदि मन मजबूत होगा तभी वो मेहनत कर पाएगा। अब उसने मन को मजबूत कर लिया, मेहनत भी कर ली, फिर लास्ट में काम क्या आएगा? भाग्य। तो भाग्य क्या है? नवमास कुंडली है। क्योंकि मेहनत के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन में कर्म में क्या लिखा हुआ है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उसको मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमने कर्म करना पड़ेगा। हमने कर्म पूरी ईमानदारी से किया है, पूरे मन लगा के किया है, तो नवमास कुंडली हमारा काम करेगी। इसीलिए किसी भी घटना को देखने के लिए आपने 3 कुंडलियों को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे ठीक है जी। वर्ग कुंडलियों का कैसे यूज करते हैं, हम आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे।